गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको प्लस 2 क्लास का लेसन नंबर 9 जिसका नाम है संगठन, महत्व और प्रक्रिया, उसका सेकंड पार्ट कराएंगे। और फर्स्ट पार्ट में आपने देखा संगठन क्या है, उसकी विशेषताएं, उसके महत्व और उसकी प्रक्रिया क्या होती है। आज उसी से आगे चलते हैं हम कि संगठन के प्रकार। देखिए, संगठन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक औपचारिक संगठन और एक अनौपचारिक संगठन। संगठन का ढांचा औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है, अर्थात संगठन में काम करने वाले सभी व्यक्तियों के बीच में जो संबंध होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक पहला, वे जो निश्चित होते हैं और इनको पहले से ही परिभाषित कर दिया जाता है, यानी एक संबंध तो ऐसे होते हैं जो पहले से ही ऑलरेडी निश्चित होते हैं, सबको पता होता है कौन किसका अधिकारी है, कौन किसका अधीनस्थ है, क्या करना है क्या नहीं करना। और दूसरे जो अनिश्चित होते हैं और पहले से परिभाषित नहीं होते, यहां हम इनका विस्तृत वर्णन करेंगे। सबसे पहले आज बात करते हैं औपचारिक संगठन। तो औपचारिक संगठन क्या है? तो देखिए, औपचारिक संगठन का अभिप्राय यहां से स्टार्ट करेंगे। एक ऐसे संगठन से है जिसके अंतर्गत संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों, अधिकारों और पारिस्थितिक संबंधों को स्पष्ट परिभाषित कर दिया जाता है। यानी एक संगठन का एक ऐसा प्रकार ये होता है औपचारिक संगठन, जिसमें हर व्यक्ति के क्या अधिकार है, क्या उसके दायित्व हैं, कौन किसका अधिकारी होगा, कौन किसका अधीनस्थ। अधीनस्थ का मतलब है सबऑर्डिनेटर, मतलब नीचे का कर्मचारी होगा। जैसे कि यही सबसे नीचे हेल्पर होते हैं, तो हेल्पर अपने से ऊपर वालों के अधीनस्थ कहलाएंगे। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन होता है। चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर समन्वित की जाती हैं, तब उसे औपचारिक संगठन कहते हैं। जैसे अपने स्कूल है, स्कूल में ये ऑलरेडी तय है, ये प्रिंसिपल है, ये वाइस प्रिंसिपल है, ये कोऑर्डिनेटर है, ये डायरेक्टर है, ये इकोनॉमिक्स का लेक्चरर है, ये फिजिक्स का लेक्चरर है, ठीक है, ये एचओडी है, ये साइंस का एचओडी है। तो ये जब ऑलरेडी तय हों तो ये औपचारिक कहलाता है। तो सब लोग एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर सबके बीच में तालमेल बिठाया जाता है, तब उसे ही औपचारिक संगठन कहते हैं। अब औपचारिक संगठन के कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है, इसमें आपसी संबंध जो है परिभाषित होते हैं। औपचारिक संगठन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपसी संबंधों की स्पष्ट व्याख्या की जाती है तथा सभी को अपने अपने दायित्व और अधिकार पता होते हैं, अर्थात सबको पहले से पता होता है कि उसकी क्या लायबिलिटी है और क्या लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या राइट्स हैं। कहता है कि आगे पता होते हैं। इसमें यह स्पष्ट हो जाता है, इससे स्पष्ट हो जाता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा। मतलब ऊपर मान लीजिए कि हेल्पर है, हेल्पर किसको रिपोर्ट देगा, अपने कार्य की प्रगति के बारे में किसको बताएगा। इसी तरह मान लीजिए सुपरिंटेंडेंट है, वो किसको बताएगा। ये सारा ऑलरेडी तय होता है। इसके बाद है, यह नियमों और कार्यविधियों पर आधारित होता है। कहता है कि औपचारिक जो संगठन है उसमें पूर्व निर्धारित नियम और कार्यविधियों का पालन किया जाता है। जो भी नियम और कार्यविधियां वो ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन होती हैं और हर कर्मचारी को उन नियमों के अंतर्गत ही काम करना होता है। इसके द्वारा नियोजन में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है और सबके जो क्रियाएं हैं वो जो प्लानिंग के अंतर्गत जो हमने उद्देश्य तय किया था उसको ध्यान में रखकर सबके कार्य पूरे होते हैं। यह कार्य विभाजन पर आधारित होता है। औपचारिक संगठन का मुख्य आधार कार्य विभाजन है। इसी आधार पर विभिन्न विभागों के प्रयास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यह जानबूझकर स्थापित किया जाता है। यह संस्था के उद्देश्यों को सरलता पूर्वक प्राप्त करने के लिए जानबूझकर बनाया जाता है। यह अव्यक्तिगत होता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत भावनाओं को अनदेखा करके कठोर अनुशासन का पालन करने की बात कही जाती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति का नहीं, काम का महत्व होता है। यह अधिक स्थिर होता है। इसमें व्यक्तियों को की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार परिवर्तन नहीं किए जा सकते, अतः यह अधिक स्थिर होता है। अर्थात इसमें व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता बल्कि काम को महत्व दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद है
औपचारिक संगठन जो है उसके लाभ हैं कुछ, तो लाभ हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले औपचारिक संगठन के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला जो लाभ है, उत्तरदेयता निर्धारण में आसानी, क्योंकि जैसा अभी हमने आपको बताया कि इस संगठन में सबके कार्य निश्चित होते हैं, किसने क्या करना है ये सारा पहले से तय होता है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि सभी कर्मचारियों के अधिकार और उत्तरदायित्व निश्चित होने के कारण अकुशल कर्मचारियों को शीघ्र पकड़ा जा सकता है। मतलब सबका काम तय होता है, भाई आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, सबका काम। अगर कोई काम गलत करता है या लापरवाही करता है तो उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है, क्योंकि उसके काम में गलती मिली है, इसलिए उसको उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। इसके बाद कार्यों का दोहराव नहीं। जैसा कि आपने पढ़ा, औपचारिक संगठन में सब नियम, कार्यविधियां और कार्य सबके पहले से तय होते हैं, सबको पता होता है कि उसने क्या, कब, कैसे करना है। तो इसलिए किसी भी काम के दोबारा होने की संभावना कम से कम होती है, यानी ना के बराबर। औपचारिक संगठन में सब कुछ व्यक्तिगत ढंग से या व्यवस्थित ढंग से चलता है, और किसी भी काम के छूट जाने या कोई कार्य अनावश्यक रूप से एक से अधिक बार हो जाने की संभावना समाप्त हो जाती है। यानी कोई ऐसा काम नहीं होता जो आवश्यक हो और छूट जाए, और कोई ऐसा काम नहीं होता जो एक से 2 बार हो जाए। आदेश की एकता संभव। अधिकार श्रृंखला स्थापित होने के कारण, अधिकार श्रृंखला, अधिकारियों की श्रृंखला, जैसे ए के नीचे बी के नीचे सी के नीचे डी के नीचे ई, एक सीधी श्रृंखला होती है अधिकारों की। हर एक अधिकारी के नीचे एक कर्मचारी होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि मैनेजर भी एक कर्मचारी है, सुप्रिंटेंडेंट भी एक कर्मचारी है, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय, तीनों स्तरों पर काम करने वाले कर्मचारी ही होते हैं। तो उन्हें जो है अधिकार श्रृंखला स्थापित होने के कारण जो है आदेश की एकता का सिद्धांत का पालन करना संभव है। अर्थात एक समय में एक कर्मचारी को एक से ही आदेश प्राप्त होता है। इसके बाद है लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी। औपचारिक संगठन के अंतर्गत समन्वय स्थापित जो है होते हैं। सभी भौतिक और मानवीय साधनों का अनुकूलतम उपयोग होने के कारण संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होती है। यानी औपचारिक संगठन में जो है समन्वय स्थापित होने के कारण जितने भी मानवीय और भौतिक साधन हैं उनका अनुकूलतम उपयोग, अर्थात वेस्टेज नहीं होती। कोई भी जो मानव या मशीन या कोई भी साधन जो है खाली नहीं रहता, इसलिए लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होती है। संगठन में स्थिरता। सभी व्यक्ति अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए कार्य का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हुए काम करते हैं, परिणामतः उनमें अच्छे संबंध स्थापित होते हैं, संगठन में स्थिरता आती है। ठीक है, यानी सबके काम बटे हुए होते हैं, सबको पता होता है किसने क्या करना है, और जो नियम बनाए गए उनका पालन करते हैं। इससे उनमें मनमुटाव की, झगड़े की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, और संगठन में जो छोड़ने वालों और नए आने वालों में जो है कम उनकी मात्रा होती है, जिससे संगठन में स्थिरता बनी रहती है। अब इसकी सीमाएं जी, कुछ दोष भी हैं। जैसे सबसे पहले काम में देरी। आपको मालूम है प्रत्येक काम में नियम के अनुसार ही कार्य करना आवश्यक होता है, इसलिए काम में अनावश्यक देरी होती है। यानी जो नियम बनाए गए, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने का अच्छा और सरल ढंग और जल्दी कम समय में करने का तरीका भी जानता है, तो वो उस तरीके से, ठीक है, उसको नहीं करता, बल्कि उसी तरीके से करता है जैसा कि उसको नियमों में बताया गया है। इसके बाद है कि नेक्स्ट, पहल क्षमता की कमी। तो देखिए, पहल क्षमता की कमी। औपचारिक संगठन में प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये ऑलरेडी पहले से एक्सप्लेन कर दिया जाता है। एक्सप्लेन कर दिया जाता है तो इससे क्या होता है, इससे जो व्यक्ति है उसको वही काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता जो उसे बताया, जैसे बताया गया। ठीक है, अर्थात अगर किसी काम को करने का कोई अच्छा तरीका भी किसी को आता है तो वो उसको उस तरह से नहीं करता, अर्थात मजबूर होता है कि जैसे उसे बताया गया है वैसे ही करे। इसलिए आदमी की या व्यक्ति की, कर्मचारी की सोचने समझने की शक्ति खत्म होती जाती है धीरे धीरे।
देखिए, आप अगर किसी काम को करते हैं और उस काम को करने की आपको कुछ छूट दी गई है, तो आप उस कार्य को करने का अच्छा तरीका भी ढूंढ सकते हैं। कोई अच्छे तरीके से आपको काम को करना आता है तो आप उससे कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो ऐसा होता नहीं है। इसमें ऑलरेडी तय होता है ऐसे करना है, तो आप मजबूर हैं, जैसे बताया वैसे ही आप करें। इसके बाद है संबंधों का यंत्रीकरण। विभिन्न व्यक्तियों के संबंधों को परिभाषित कर दिया जाता है। इस प्रकार जो है परिभाषित करके उन्हें ऐसे जकड़ दिया जाता है कि वो चाहते हुए भी अन्य लोगों के ज्ञान और अनुभव का लाभ नहीं उठा सकते। यानी हमने इसमें ये पहले से तय होता है, ए बी को, बी सी को, सी डी को जो है आज्ञा देगा, या डी सी से, सी बी से, बी ए से कोई बात पूछेगा, तो पार्ट्स की तरह उसको जकड़ दिया जाता है। जैसे मशीन के पार्ट्स होते हैं उनको बाउंड कर दिया जाता है, ऐसे ही इसमें। तो कोई व्यक्ति अगर अच्छे भी दूसरे लोगों के ज्ञान का फायदा उठाना चाहता तो नहीं कर सकता वो ऐसा। अर्थात मान लो सी को लगता है कि ई को बहुत अच्छे से काम आता है, तो वो सी ई से नहीं पूछ सकता। ठीक है। इसके बाद है 3 पॉइंट दे रखे हैं, चौथा पॉइंट हम अपनी तरफ से इसमें करेंगे। और काम में देरी हो गया, पहल क्षमता की कमी, संबंधों का विकास, और चौथा जो इसमें पॉइंट हो सकता है वो हो सकता है, आप यहां से ले सकते हैं एक पॉइंट कि यह अव्यक्तिगत होता है। ये पॉइंट आप ले सकते हैं दोष में, कि औपचारिक संगठन जो है अव्यक्तिगत होता है, अर्थात इसमें मनुष्य को या व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता बल्कि काम को महत्व दिया जाता है। और अनौपचारिक संगठन क्या है जी? देखिए, अनौपचारिक संगठन का आशय एक ऐसे संगठन है जिसकी स्थापना जानबूझकर की जाती है। तो ये ऐसा संगठन है जिसको स्थापित करने के लिए हमें पहले से पता नहीं होता, बल्कि जानबूझकर नहीं की जाती, बल्कि ये अनायास ही हो जाता है। जैसे मान लीजिए मान लीजिए आपके यहाँ रोड टूटी हुई है आपके घर के सामने, और आपके जो गली के लोग हैं, घर के आसपास के लोग हैं, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये संगठन अनायास एक समान उद्देश्य के लिए अपने आप ही बन गया, तो इसको कहते हैं अनौपचारिक संगठन। या आप कहिए कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर करते करते 2-4 लोगों में मित्रता हो गई, यद्यपि आप उनको नहीं जानते थे, वो आपको नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी आप में जो मित्रता हो गई, तो ये संगठन जो कहलाएगा वो अनौपचारिक संगठन कहलाएगा। ठीक है। तो कहता है ये जानबूझकर नहीं किया जाता, बल्कि अचानक हो जाता है, सामाजिक संबंधों के कारण, पारस्परिक समान हित, सबके समान हित हैं। जैसे रोड को बनवाना है, सबका हित समान है। ठीक है। समान रुचि, धर्म और संबंध के कारण हो जाते हैं। धर्म इत्यादि मानो कि मान लीजिए आप भी मंदिर जाते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, और 2-4 लोग और मंदिर जाते हैं, उसके बाद मंदिर की एक टोली बन जाती है जो कि भजन कीर्तन इत्यादि का कार्य करती है। तो औपचारिक नहीं था, वो अनौपचारिक था। वो सामाजिक या धार्मिक संबंधों के कारण बना कि आप भी मंदिर गए जाते थे, अन्य लोग भी मंदिर जाते थे, उसके कारण आपका एक संगठन बन गया। उसमें ये तय नहीं है पहले से कि कौन किसका अधिकारी है, कौन किसका अधीन। वहां आदमी की योग्यता के कारण जो है एक व्यक्ति दूसरों को लीड करता है, जबकि औपचारिक में पद के कारण जिसका पद ज्यादा होगा वो उसका कहना सबको मानना पड़ेगा औपचारिक में। लेकिन यहां जिसकी योग्यता अच्छी होगी उसका कहे, या जो एक्टिव होगा उस व्यक्ति का को अन्य लोग फॉलो करेंगे। अगर इस संगठन की मुख्य विशेषता आपसी संबंधों में मैत्रीपूर्ण और सहयोग प्रकृति होती है। इसमें मित्रता भी होती है और सहयोग भी होता है। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कामों में इसलिए मदद नहीं करता, इसलिए मदद करना नहीं करता कि वह उसके लिए जिम्मेवार है, बल्कि इसलिए करता है कि यह उसकी निजी इच्छा और पसंद है। देखिए, औपचारिक में क्या होता है कि एक आदमी इसलिए काम करता है क्योंकि वह उसके लिए जिम्मेवार है, सबके दायित्व और अधिकार निश्चित होते हैं। लेकिन अनौपचारिक में ऐसा नहीं होता, बल्कि वो इसलिए काम करता है क्योंकि वो उसकी आंतरिक इच्छा है कि वो इसे करे। यानी एक व्यक्ति मंदिर गया, मंदिर में सफाई करे, किसी के कहने से नहीं कर रहा, एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है इसलिए नहीं कर रहा, स्वयं प्रेरणा से वो मंदिर की सफाई कर रहा है, बल्कि इसलिए करता है कि वो उसकी इच्छा और पसंद है। उदाहरण के लिए
औपचारिक संगठन के अंतर्गत क्रय विभाग का पर्यवेक्षक अपनी कार्य संबंधी किसी समस्या के लिए केवल क्रय विभाग के प्रबंधक से ही सलाह ले सकता है और इसी के लिए बाध्य। लेकिन अनौपचारिक संगठन, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि क्रय विभाग के एक कर्मचारी को, ठीक है, पर्यवेक्षक को कोई समस्या आई तो वो मजबूर है कि क्रय विभाग के ही अधिकारी से इस समस्या का समाधान पूछे या समाधान कराए। लेकिन औपचारिक में ऐसा नहीं होता। अनौपचारिक में क्या होता है? अनौपचारिक में वो अपनी समस्या का समाधान किसी भी डिपार्टमेंट के, विक्रय, उत्पादन, किसी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी या अधिकारी के सहयोग से उस समस्या को हल कर सकता है। लेकिन अनौपचारिक संगठन में यह सलाह किसी अन्य विभाग के प्रबंधक या पर्यवेक्षक से ली जा सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि एक पर्यवेक्षक सभी मुख्य प्रबंधक से भी सीधा मुख्य प्रबंधक से भी बातचीत कर सकता है। तो चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि वह संगठन अनौपचारिक है जिसमें आपसी संबंध अज्ञानतावश संयुक्त उद्देश्यों के लिए बनते हैं। अज्ञानता मतलब बिना जाने, बिना किसी पहले प्री प्लान तरीके से। जैसे कहा कि मंदिर आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, और आपस में जो है हमें जानकारियां हुई और इसी तरह 5-7 लोग और जाते हैं और एक संगठन बना लिया। अनौपचारिक संगठन के विशेषताएं क्या हैं, लक्षण क्या है? तो पहला लक्षण है, अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन पर आधारित होता है। यानी कहता है कि यह औपचारिक संगठन पर आधारित होता है, यानी अनौपचारिक संगठन जो है औपचारिक संगठन पर आधारित होता है। औपचारिक संगठन में काम कर रहे व्यक्तियों के बीच में अनौपचारिक संबंध होते हैं। देखिए, किसी भी संस्था में हम जब काम करते हैं, मान लो एक विद्यालय में ही काम करते हैं, तो वहाँ एक प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है, कोऑर्डिनेटर होता है और एचओडी होते हैं, अध्यापक होते हैं। उनके बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो औपचारिक होते हैं। हर व्यक्ति के काम निर्धारित है। लेकिन उनमें आपने ये भी देखा होगा कि कई बार टीचर्स के बीच में, यद्यपि वो टीचर्स एक दूसरे को उस संस्था में आने से पहले जानते भी नहीं थे, लेकिन अब उनमें पारिवारिक संबंध हो जाते हैं। तो जो औपचारिक संबंध थे उसके कारण एक संबंध जिसको हम कहते हैं अनौपचारिक संबंध स्थापित हो गई, ठीक है, उनका जन्म हो गया। तो अनौपचारिक संबंध वहीं स्थापित होते हैं जहाँ औपचारिक संबंध होते हैं। सेकंड है, इसके लिखित नियम और प्रक्रियाएं नहीं होती। औपचारिक में पहले से ये तय होता था कौन क्या कैसे कब करेगा, लेकिन अनौपचारिक में ऐसा कुछ निर्धारित नहीं होता। कहता है कि इस संगठन में आपसी व्यवहार के कोई लिखित नियम नहीं होते या प्रक्रियाएं नहीं होती। कौन किससे डील करेगा, कौन किससे पूछेगा, कौन किसको बताएगा, ये पहले से तय नहीं होता। फिर भी इसकी अपनी समूह परंपराएं होती हैं। अर्थात जिस ग्रुप के साथ आप बैठना चालू हो गए, जिस ग्रुप से आपके विचार मिलने चालू हो गए, उस ग्रुप की एक अपनी समूह ग्रुप की परंपराएं होंगी, ठीक है, और रूल रेगुलेशंस होंगे। जैसे मान लीजिए एक मंदिर की एक कीर्तन मंडली है, उसमें आपको उनके अनुसार, ठीक है, चलना होगा। उनके भी अपने एक नियम होंगे, ठीक है, और जो है हर ग्रुप के अपने अपने नियम होते हैं, अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, और जो व्यक्ति जिस ग्रुप में बैठता है उसे उन मान्यताओं और नियमों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसके बाद है स्वतंत्र संदेशवान श्रृंखला। इस संगठन की एक मुख्य विशेषता ये होती है कि इसमें आप संदेश किसी को भी दे सकते हैं, अर्थात अपने विचारों को किसी के सामने भी प्रकट कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। औपचारिक में ये नहीं होता था। औपचारिक में आप मान लो ए है, ए बी सी डी ई एक श्रृंखला है, तो ए ने कोई बात कहनी है तो बी कोई कहता था, बी ने कोई बात कहनी है सी कोई कहता था। जैसे सी ने अगर किसी से कुछ पूछना तो बी से ही पूछ सकता था, ए से नहीं। लेकिन इसमें ए डायरेक्ट डी को, डी डायरेक्ट एफ को जो है बातों, अपनी जो बातें हैं उनको शेयर कर सकता है या कोई भी बात पूछ सकता है। इसके बाद ये जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता। अनौपचारिक जो संगठन होता है ये जानबूझ के स्थापित नहीं किया जाता, बल्कि अचानक स्थापित हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए मंदिर जा रहे हैं, अचानक आप में किसी 2-4 लोगों के साथ आप संगठित हो गए, ग्रुप बन गया। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, 2-4 लोगों की मित्र मंडली बन गई, तो ये अनायास ही उत्पन्न होते हैं सामाजिक संबंधों के कारण। जैसे संगठन चार्ट पर कोई स्थान नहीं होता, तो इसका संगठन चार्ट में कोई स्थान नहीं होता। इससे पहले आपको संगठन चार्ट बताना पड़ेगा। तो संगठन चार्ट क्या होता है? संगठन चार्ट एक ऐसा चित्र होता है जो एक संगठन में स्थापित विभिन्न पदों के मध्य संबंधों
को स्पष्ट करता है। यानी एक ऐसा चित्र है जिसमें ये क्लियर होता है कि कौन किसका अधिकारी होगा और कौन किसका अधीनस्थ होगा। तो इसमें अनौपचारिक संगठन में जो है संगठन चार्ट में कोई स्थान नहीं होता। इसके साथ ही संगठन पुस्तिका में भी कोई जानकारी नहीं दी है। अब संगठन पुस्तिका क्या है? संगठन पुस्तिका में संगठन से संबंधित या संगठन में स्थापित जो विभिन्न पद हैं उनके अधिकार और उत्तरदायित्वों की व्याख्या की जाती है तथा अन्य संबंधित विवरण लिखे जाते हैं। तो ना संगठन चार्ट में इसका स्थान होता है ना संगठन पुस्तिका में। यह व्यक्तिगत होता है, यानी इसमें काम को बहुत ज़्यादा महत्व ना देकर व्यक्ति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यानी औपचारिक में व्यक्ति को इंपॉर्टेंस नहीं, काम को ज़्यादा दी, लेकिन इसमें ज़्यादा दी जाती थी, लेकिन इसमें व्यक्ति को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी जाती है। स्थायित्व की कमी, इसमें प्राय स्थायित्व का अभाव होता है, यानी बहुत लंबे टाइम तक नहीं टिकता है। जैसे एक व्यक्ति आज एक ग्रुप में बैठता है तो कल दूसरे में बैठ सकता है, कल परसों तीसरे में, हो सकता है वो एक साथ कई ग्रुपों में कई ग्रुप के लोगों से। भाई एक व्यक्ति जो है कीर्तन मंडली में भी जाता है, एक व्यक्ति जो है सामाजिक कार्यों में भी रहता है, एक व्यक्ति धार्मिक कार्यों में भी रहता है। ये सारे तो एक व्यक्ति एक साथ कई ग्रुपों में शामिल हो सकता है। अब इसके कुछ लाभ हैं। पहला लाभ है प्रभावपूर्ण संदेशवाहन। इसमें मार्ग निर्धारित नहीं होता, कौन किसको कहेगा ये कुछ तय नहीं होता। इसके कारण जो संदेश है वो बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से पहुंच जाता है। इसके माध्यम से संदेश अतिशीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, यानी कम समय। दूसरा, सामाजिक आवश्यकताओं के पूर्ण। औपचारिक संगठन जो होता है उसमें समान विचार रखने वाले व्यक्ति अपना अपना समूह बना लेते हैं। मान लीजिए एक गली का निर्माण होना है तो उसके लिए गली के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। समूह के सभी सदस्य संगठनात्मक और व्यक्तिगत मुद्दों पर एक दूसरे का साथ देते हैं। इससे उन्हें कार्य संतुष्टि प्राप्त होती है और संगठन में भाईचारे की भावना पैदा होती है या उत्पन्न होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है संगठनात्मक उद्देश्यों की। कहता है कि यह औपचारिक संगठन के दबाव में जो दबाव होता है उससे राहत दिलाता है। यानी आप देखते हैं कि औपचारिक यानी नियम और कानून जहाँ पर हो, आधिकारिक जहाँ श्रृंखला हो, वहाँ प्रेशर होता है काम करने का। औपचारिक संगठन में खासकर ये प्रेशर होता है जहाँ अधिकार और अधीनस्थों की श्रृंखला होती है। लेकिन अनौपचारिक संगठन जो है उस प्रेशर से, उस दबाव से कर्मचारियों को राहत देता है, ठीक है। या इसके होते हुए, औपचारिक संगठन के होते हुए एक कर्मचारी स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी हेजिटेशन के, झिझक के अपने अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को अपनी बात कह सकता है, ठीक है। जिससे कर्मचारियों को जो है अधिकारियों को कर्मचारियों को की समस्याओं को समझने में सहायता मिलती है। जैसे एक कर्मचारी को काम करने में दिक्कतें आ रही हैं, अब वो अपने ऊपर के अधिकारी को इसके बारे में इस डर से नहीं कहता कि कहीं ऐसा ना हो कि अधिकारी उसको डांट दे या काम से निकाल दे, इस डर के कारण। लेकिन यही अनौपचारिक, इनफॉर्मली अगर वो कहे तो आसानी से समस्या का सॉल्यूशन होता है। जैसे मान लीजिए एक संस्था में कुछ व्यक्ति ड्रिंक करते हैं, तो अगर कर्मचारियों से आप डायरेक्ट पूछोगे तो नहीं बताएंगे। लेकिन अगर आपने, मालिक ने कर्मचारियों के साथ अनौपचारिक संबंध बनाना है, पारिवारिक संबंध है, तो बात ही बातों में कई बार वो कर्मचारी उन लोगों के बारे में अधिकारी को जानकारी दे देता है। इसके बाद है इसकी कुछ सीमाएं हैं, दोष हैं सब। अच्छा, तो 3 पॉइंट थे। चौथा पॉइंट लाभ का हम लिख सकते हैं कि इसमें इसका लाभ जो है वो ये होता है कि एक व्यक्तिगत होता है, अर्थात इसमें व्यक्ति की भावनाओं को महत्व दिया जाता है, या ये स्थायी होता है, लंबे समय तक चलता है, ठीक है। और इसका मार्ग निश्चित नहीं होता, इसलिए काम शीघ्रता से हो जाता है। ये कुछ पॉइंट और हो सकते हैं। भाई इसका मार्ग निश्चित नहीं होता, इसलिए काम को अतिशीघ्रता से और कम समय में किया जा सकता है। तो इसके दोष है, यह अफवाहें फैलाता है। यानी अनौपचारिक संबंध में, अनौपचारिक संगठन होता है, उसमें किसने क्या कहा ये पहले से तय नहीं होता, ठीक है। और कोई भी इस वजह से कोई भी कुछ भी कह देता है, और कई बार गलत बात को भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैला दिया जाता है, जिससे
बहुत ज़्यादा घातक परिणाम संस्था को भुगतने पड़ते हैं। ये परिवर्तन का विरोध करता है, ये संगठन परिवर्तनों का विरोध करता है और उन पद्धतियों को या पुरानी पद्धतियों को ही लागू रखने पर जोर देता है। ठीक है, इसका समूह परंपराओं का दबाव, इस संगठन में सदस्यों पर समूह परंपराओं का दबाव रहता है। जिस समूह में वो बैठता है उनके जो नियम है उनका दबाव रहता है। कई बार औपचारिक समूह में एकत्रित हुए कर्मचारी अपने लक्ष्य से बेखबर हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, जो जिस संगठन से वो जुड़ा हुआ है, औपचारिक रूप से जुड़ा हुआ है, उससे के प्रति उसकी जिम्मेवारी क्या है वो भूल जाता है। इसके बाद है और सभी एक जो है आवाज में अपने अधिकारियों का विरोध करने का निर्णय लेते हैं। ऐसी स्थिति में उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके बाद इसका चौथा पॉइंट हो सकता है, आप विशेषताओं में से ले सकते हैं कि जैसे ये पॉइंट हो सकते हैं इसमें कि स्थायित्व की कमी होती है। इसमें दोष में लिख सकते हैं स्थायित्व की कमी, कि लंबे समय तक ये नहीं चलता है या संगठन चार्ट में इसका कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, तो ये कि भाई अनौपचारिक संगठन का संगठन चार्ट में कोई स्थान नहीं होता है, ये भी इसका एक दोष। अब जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर क्या है। तो देखिए अंतर आप उनमें से ही निकाल सकते हैं। पहला जो अंतर है अर्थ के आधार पर, औपचारिक संगठन जो है वो अधिकार संबंधों के ढांचे के रूप में प्रबंध द्वारा उत्पन्न किए गए संगठन को औपचारिक संगठन कहते हैं, जबकि आपसी संबंधों या सामाजिक संबंधों के कारण उत्पन्न होने वाले संगठन को अनौपचारिक संगठन कहते हैं। इसका उद्गम जो है वो संगठन की नीति और नियमों के कारण होता है, इसका उद्गम सामाजिक संबंधों के कारण होता है। अधिकार, जो औपचारिक संगठन होता है उसमें एक अधिकारी के जो अधिकार है वो पदों के कारण उत्पन्न होते हैं। जितना बड़ा पद उतने अधिकार, और ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं। और इसमें अधिकार व्यक्तिगत गुणों के कारण, यानी एक गली में अगर कोई व्यक्ति अच्छा एजुकेटेड है, समझदार व्यक्ति है, तो उसके गुण के कारण जो है उसको अधिकार मिलेंगे। और अधिकारों का प्रवाह ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर या समतल भी हो सकता है। व्यवहार, इसमें व्यवहार पूर्व निर्धारित होता है, अर्थात कौन क्या कैसे कब करेगा ये पहले से तय होता है। ठीक है, इसमें व्यवहार पहले से निर्धारित नहीं होता बल्कि लगाव पर निर्भर करता है। संदेशवाहन संप्रेषण का प्रवाह, यानी बात कहाँ से कहाँ चलती है। इसमें संप्रेषण का मतलब संदेश, संदेश का मतलब है बातचीत जो है वो परिभाषित होती है सोपान श्रृंखला के अनुसार है। यानी एक श्रृंखला में ए बी को, बी सी को, सी डी को, डी सी को, सी बी को और बी ए को कहेगा। इसमें जो संदेश का प्रवाह है वो परिभाषित नहीं होता, ये किसी भी दिशा में चल सकता है। प्रकृति, यह अधिक स्थिर होता है और टिकाऊ होता है, इसमें पूर्वानुमान संभव है। और यह जो है अस्थिर होता है, इसमें पूर्वानुमान संभव नहीं है। और नेतृत्व, प्रबंधक अपने उच्च पदों के कारण नेता होता है और इसमें नेता चुना जाता है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। इसके बाद अगले टॉपिक या अगला वीडियो जो है वो 10th चैप्टर होगा आपका। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा। थैंक यू।